हेलो फ्रेंड्स। अब इस वीडियो में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रमुख प्रावधानों को पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये, जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देख लिया कि किस तरह से 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 की बक्सर की लड़ाई के बाद से दोहरे शासन की नीति 7 वर्षों तक चली। और रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश संसद ने कंपनी के कार्यों को या कंपनी के भारतीय मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार दिया। तो चलिए रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख प्रावधानों को देखते हैं। रेगुलेटिंग जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये कंपनी के कार्यों को रेगुलेट करता था, न कि ये कोई कानून था, बस रेगुलेट करता था, विनियमित करता था। कंपनी के डायरेक्टरों को, इसके द्वारा कंपनी के डायरेक्टरों को कहा गया कि वे अब से राजस्व से संबंधित सभी मामले, राजस्व मतलब रुपया पैसा जो वसूलता है उससे संबंधित सभी मामले, राजस्व से संबंधित सभी मामले, दीवानी और सैन्य प्रशासन के संबंध में किए गए सभी प्रकार के कार्यों से सरकार को अवगत कराएंगे। अर्थात कंपनी जो कुछ भी करेगी, चाहे वो राजस्व से हो, दीवानी से हो, सैन्य प्रशासन से हो, सभी प्रकार के कार्य को वो सरकार, ब्रिटिश सरकार को अवगत कराएंगे। इस प्रकार पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट का भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट, ब्रिटिश संसद मान सकते हैं आप, या ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया। ओके। दूसरा पॉइंट है कि अब 500 पाउंड के अंशधारियों के स्थान पर, कंपनी था तो उसमें शेयर था और शेयर होल्डर्स होते थे, तो इस अधिनियम के द्वारा यह भी प्रावधान किया गया है कि पहले 500 पाउंड के जिसके पास था अंश कंपनी का, उसको संचालक चुनने का अधिकार था। यानी कि डायरेक्टर्स, कंपनी के कुछ डायरेक्टर्स होते हैं, मान लीजिए कोई भी कंपनी है उसमें कुछ कुछ डायरेक्टर्स होते हैं, उसको चुनने का अधिकार पहले 500 पाउंड वाले व्यक्तियों को था। उसको बढ़ाकर इसने क्या कर दिया, 1000 पाउंड कर दिया। ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, इसको आप भूल भी सकते हैं। संचालक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया और प्रत्येक वर्ष 1/4 सदस्य, 4 वर्ष कर दिया, और प्रत्येक वर्ष 1/4 सदस्य के स्थान पर नए सदस्य का निर्वाचन की पद्धति अपनाई गई, जैसा कि अभी राज्यसभा में हो रहा है कि 1/3 सदस्य 6 साल के अंतराल पर चयन किया जाता है। उसी तरह उस टाइम में संचालक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था, उसके 1/4 सदस्य को 1 वर्ष के अंतराल पर चयन किया जाता था और उसको नियुक्ति किया जाता था। उसके बाद बंगाल में एक प्रशासक मंडल का गठन किया गया, इसमें गवर्नर जनरल तथा 4 पार्षद नियुक्त किए गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टर्म है कि बंगाल में एक प्रशासक मंडल गठित किया जिसमें गवर्नर जनरल था तथा 4 पार्षद, एक तो गवर्नर जनरल हो गया प्लस 4 मेंबर या 4 पार्षद हो गया उसके। ये एक प्रशासक मंडल गठन किया किसके लिए, बंगाल में प्रशासन के लिए या ब्रिटिश जो भी क्षेत्र था। ये पार्षद क्या करते थे, नागरिक और सैन्य प्रशासन से संबंध थे। किससे थे, नागरिक प्रशासन और सैन्य प्रशासन से संबंध थे। ये मंडल में बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते थे। इस अधिनियम द्वारा मंडल में वारेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल के रूप में और 4 अन्य सदस्यों को किया गया। उनके नाम अगले पृष्ठ पर है, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इसमें याद रखेंगे कि एक गवर्नर जनरल प्लस 4 मेंबर थे और कोई भी फैसला जो होता था बहुमत के आधार पर होता था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें गवर्नर जनरल की स्थिति क्या थी, कमजोर थी। क्यों कमजोर थी, अगर कोई भी निर्णय लेना हो, 5 मेंबर हो और बहुमत के आधार पर हो, तो कम से कम 3 मेंबर्स तो चाहिए ही। और हम देखते हैं कि ये सारे मेंबर अगर चाह ले किसी बिल को पास करना या किसी बिल को रोकना, तो वो रोक सकता है। इस प्रकार से गवर्नर जनरल की स्थिति क्या थी, इसमें कमजोर थी। ओके। ये जो 4 मेंबर हैं इनके नाम है जॉन क्लेवरिंग, जॉन मॉनसन, रिचर्ड बोरवेल, फिलिप फ्रांसिस। हालांकि इसे याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इन सभी का कार्यकाल, मेंबर का कार्यकाल कितने वर्ष का था, 5 वर्ष का था, तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा मेंबर का पद बहुत ही शक्तिशाली था, कार्यकाल 5 साल का था और इसे सिर्फ ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही हटाया जा सकता था।
और भावी नियुक्तियां कंपनी द्वारा की जानी थी। नियुक्तियां तो कंपनी करती थी बट उसे हटा नहीं सकती थी। उसे हटाने के लिए किसकी जरूरत थी? ब्रिटिश सम्राट की। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मेंबर इसमें प्रभावी भूमिका अदा करता था। अब बंगाल के गवर्नर, जो जैसा कि देख चुके हैं कि क्लाइव बना था गवर्नर, को अब समस्त अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कहा गया। पूरे भारत में जहां भी अंग्रेजी शासन था उस समस्त क्षेत्रों का गवर्नर उसे कहा गया, क्लाइव को। स्वपरिषद गवर्नर जनरल को, स्वपरिषद मतलब उसके परिषद के सभी सदस्य और गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के असैनिक तथा सैनिक अधिकार दे दिया गया। अर्थात फोर्ट विलियम बंगाल में जो था उसके असैनिक तथा सैनिक सभी अधिकार उसको दे दिया गया। कुछ विशेष मामलों में उसे बॉम्बे तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। सुपरिंटेंडेंस कंट्रोल, अर्थात बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी का अधीक्षण करना था, उसको अध्यक्षता करना था। इस प्रकार से बंगाल का जो गवर्नर था उसे अपर हैंड दिया गया। ओके, अब एक जो महत्वपूर्ण प्रावधान है जो कि आप किसी भी एग्जाम में लिख सकते हैं, इस अधिनियम के द्वारा 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ओके, और कंपनी के सभी कर्मचारी इसके न्याय क्षेत्र के अधीन कर दिए गए थे। कंपनी के जो भी कर्मचारी इंडिया में थे सभी को इसके न्याय क्षेत्र के अधीन कर दिया गया था और इस न्यायालय को प्राथमिक अपील पर सुनवाई करने का अधिकार दिया गया था। मतलब इस न्यायालय को अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन भी था। निचले वाले न्यायालय के मामलों को इस न्यायालय में आप ले जा सकते थे तथा वो उसकी अपील को वो सुन सकता था। इस न्यायालय में कितने थे? एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे, अर्थात 1+3, 4 मेंबर का था ये। सर एलिजाह एमपी, कई स्टेट पीसीएस में इसको पूछ दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम कौन थे न्यायाधीश, तो हम याद रख सकते हैं कि एलिजाह एमपी जो थे प्रथम न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश थे। उच्चतम न्यायालय में अंग्रेज एवं भारतीय सभी न्याय की गुहार कर सकते थे। उच्चतम न्यायालय में अंग्रेज भी कर सकते थे और भारतीय सभी न्याय की गुहार कर सकते थे। और ये कौन से कानून के आधार पर कार्य करता था? इंग्लैंड में प्रचलित न्यायिक विधियों के अनुसार ये न्याय की व्यवस्था करता था। न्यायालय को यह भी अधिकार था कि वह कंपनी तथा सम्राट की सेवा में नियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध मामले, कार्रवाई अथवा शिकायत की सुनवाई कर सकता था। इस प्रकार से उच्चतम न्यायालय में अंग्रेजों और भारतीय इवेंट भी उसमें गुहार लगा सकते थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये न्यायिक व्यवस्था में पहला परिवर्तन इसी एक्ट के द्वारा किया गया। किसी भी एग्जाम में आप इस पॉइंट को लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स पाएंगे कि 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी और उच्चतम न्यायालय में अंग्रेज और भारतीय सभी न्याय की गुहार कर सकते थे और ये इंग्लैंड में प्रचलित न्यायिक विधियों के आधार पर न्याय की व्यवस्था करता था। अब कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को दे दिया गया था। मतलब अभी जो विधायिका हमारी काम करती है, ये विधायिका एक तरह से गवर्नर जनरल और उसकी परिषद हो गया था। किंतु कानून को लागू करने से पूर्व भारत सचिव से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य था। कानून बना तो सकता था, जैसे अभी कानून बना तो सकते हैं, जब तक राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर नहीं करते हैं वो लागू नहीं होता है। इसी तरह से उस टाइम में कानून तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद बना सकते थे, बट लागू करने से पूर्व उसे भारत सचिव से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य था। ठीक। और देखें, हम लोग देखे पिछली वीडियो में देखे थे कि दोहरी शासन व्यवस्था में क्या था कि भ्रष्टाचार चरम बिंदु पर पहुंच गया था और कंपनी के कर्मचारी मालामाल हो रहे थे, भ्रष्टाचार में लिप्त थे। इसीलिए इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा निजी व्यापार को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया था। अर्थात कंपनी के कर्मचारी अब निजी व्यापार नहीं कर सकते थे। ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं कि निजी व्यापार को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया था। कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि कर दी गई थी। लोग करप्शन क्यों करते हैं? क्योंकि या तो उसका वेतन बहुत ही कम हो तो अपने जरूरत की पूर्ति के लिए वो फाड़ लेता है या करप्शन करता है, तो इसीलिए कंपनियों के वेतन को वृद्धि कर दी गई तथा उसे नजराना, घूस, भेंट लेने की मनाही कर दी गई थी। इस तरह से उपरोक्त प्रावधानों को देखकर हम कह सकते हैं कि इस अधिनियम के सभी प्रावधान नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसके सभी प्रावधान नियंत्रण और संतुलन पर के सिद्धांत पर आधारित थे। आप इसके मेंस आंसर राइटिंग में इसको कंक्लूड करेंगे तो आपको जरूर ही अवश्य मार्क मिलेगा। इस अधिनियम के सभी प्रावधान नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित थे। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के संवैधानिक विकास को देखेंगे। धन्यवाद।